हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज फिर आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है वही इम्पोर्टेंट है, वो आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चंस को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, वही आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग में हेल्प करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक आदमी है और वो सिट्रस सैलड ले रहा है along with the मेन कोर्स। तो सलाइवरी एक्शन, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि कोई भी जो इंजाइम्स होते हैं, कोई भी इंजाइम अपने ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है और सलाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच है 6.8। सलाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच है 6.8, जिस पर यह अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है। यदि आप सिट्रस सैलेड को उसके साथ लेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीएच कम हो जाए या पीएच ज़्यादा हो जाए तो सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि यदि कोई आदमी मेन कोर्स के साथ सिट्रस सैलेड ले रहा है तो सलाइवरी एमाइलेज की जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो उसके साथ क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन तो बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना चाहिए कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पर वो ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है, और वो ऑप्टिमम एक्टिविटी सलाइवरी एमाइलेज 6.8 पीएच पर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि घट जाएगा। दूसरा है कि फॉर ड्रोन पर्सन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इज प्रेफर्ड व्हाई। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इज प्रेफर्ड व्हाई। जैसे कोई आदमी पानी में डूब गया है, नदी में डूब गया है, उसको निकाला जाता है और पानी निकालने के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि नोज से ब्रीदिंग करते हैं, जैसे मान लो कि उस ड्रोन पर्सन के माउथ में यदि अपना नोज डाल करके एक्सपायर्ड एयर उसके बॉडी में डालते, तो नोज के थ्रू जो एयर आता है उसमें O2 ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर के साथ डेड स्पेस वॉल्यूम भी बाहर आता है। और डेड स्पेस में क्या होते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन होते हैं तो वो तो आ, उसके ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। हमें किसी पर्सन में ब्रीदिंग को स्टार्ट करना है तो ब्रीदिंग को स्टार्ट करने के लिए जो केमिकल स्टिमुलस होता है वो CO2 होता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो CO2 के लिए सेंसिटिव है, ना कि O2 के लिए। तो माउथ के थ्रू जो एयर आएगा वो पेट वाला एयर आएगा, उसमें डेड स्पेस तो है नहीं, उसमें ज्यादातर CO2 होगा। और ड्रोन पर्सन के बॉडी में जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा और उसकी ब्रीदिंग क्या होगी, शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा, यहाँ पर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो CO2 के लिए सेंसिटिव है, ना कि O2 के लिए। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ वेगस नर्व, वेगस नर्व हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 10 है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी वर्टिब्रेट में जिसमें वेगस नर्व होता है और ये सारे वर्टिब्रेट में होता है, तो इसका क्रेनियल नर्व नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन है कि यदि वेगस नर्व को फ्रॉग के हार्ट से रिमूव कर दिया जाए, फ्रॉग के हार्ट से रिमूव कर दिया जाए तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? देखो, सारे वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है ना बेटा, वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है, मायोजेनिक हार्ट का मतलब है कि हार्ट को बीट करने के लिए जो पेस मिलता है, जो स्टिमुलस मिलता है, वो मसल जनरेट करते हैं, जो कि सारे वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसए नोट। लेकिन किसी भी कंडीशन में हार्ट रेट को बढ़ाना हो या घटाना हो तो इसका रेगुलेशन जो है नर्वस सिस्टम के जरिए होता है।
और नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, जहां पर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से इंपल्स आता है हार्ट के लिए। वो जो इंपल्स आता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांच के जरिए आता है। एक को हम सिंपैथेटिक कहते हैं और एक को हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व हार्ट रेट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट रेट को कम करता है, बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करता है। ये जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पार्ट है। इसका काम क्या था? जब कभी हार्ट रेट बढ़ा हुआ था तो उसको कम करना। जब इस नर्व को हम हटा देंगे, वेगस नर्व को हटा देंगे, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व का ब्रांच है, तो क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ ही रह जाएगा। तो यही कारण है कि वेगस नर्व को रिमूव कर देने पर हार्ट रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किन कंडीशंस में सिक्रीट होते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे बॉडी में उन कंडीशंस में सिक्रीट होते हैं जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे सपोज कोई पर्सन डिहाइड्रेटेड है, वो कम पानी पी रहा है, तो उसका ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उन कंडीशंस में एडीएच का सिक्रीशन होता है और एडीएच क्या करता है? डीसीटी या उसके बाद भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह के रीजन से फिल्ट्रेट का वाटर एब्जॉर्ब करके कहां पर लेके जाता है? यूरिन में लेके जाता है, ब्लड में लेके जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा और यूरिन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो एडीएच का सिक्रीशन तो ओवर हाइड्रेशन के केस में नहीं होगा, ये कब होगा? डिहाइड्रेशन के केस में होगा। एक नॉर्मल बात मैंने बताई ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर सकें। क्वेश्चन आपका यह है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच? तो देखो, यूरिन के फॉर्मेशन में जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के कारण, जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के कारण मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ब्लड के रिमूव हो जाते हैं। अब वो पीसीटी में आकर के मोस्ट ऑफ द पार्ट 70 to 80% पार्ट पीसीटी में दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का, फिल्ट्रेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर का 70 to 80% पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, चाहे एडीएच का सिक्रीशन हो या ना हो। यदि यहां पर एडीएच का सिक्रीशन ये होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, तो भी इसका आंसर क्या होता? पीसीटी होता, क्योंकि पीसीटी इज द रीजन वेयर 70 to 80% वाटर इज रीएब्सॉर्ब। 70 to 80% वाटर वहां पर रीएब्सॉर्ब होता है। तो 70 to 80% वाटर एडीएच रहे या ना रहे, एडीएच रहेगा तो थोड़ा और वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन पूछा गया है कि किस पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो आंसर क्या होगा? पीसीटी। यहां ध्यान रखना कि दोनों ही कंडीशन में, वेदर एडीएच इज प्रेजेंट और एडीएच इज एब्सेंट, दोनों ही कंडीशन में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? पीसीटी में होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का कि व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेच रिसेप्टर फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज रिमूव्ड। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में करीब करीब मिड के लेवल पर, यूरिनरी ब्लैडर के मिड में एक रिसेप्टर होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। इसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये डक्ट निकलता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और इस लेवल पर ये रिसेप्टर होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर लगभग हाफ फिल हो जाता है, अराउंड 300 या 350 ml यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है और ये सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स आता है यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो यूरिनेशन होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। क्वेश्चन है कि इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? यूरिनेशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा? तो देखो बच्चों, जब हम स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो ब्लैडर जब हाफ फिल होता है ना, तो जो सिग्नल जाता था सीएनएस को, स्पाइनल कॉर्ड को, कि वो सिग्नल भेजे, यहाँ पर इंपल्स भेजे यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर ये डिटेक्ट करता था
लेकिन ये कहना कि यूरिनेशन नहीं होगा, ये कहना गलत हो जाता है। ये कहना कि यूरिनेशन नहीं होगा, ये कहना गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? गलत क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब स्ट्रेस रिसेप्टर को हम रिमूव कर देंगे, तो ये जो यूरिन है ना, ये इकट्ठा होता रहेगा इसमें। एक ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है अराउंड 700 टू 800 ml यूरिन ये इकट्ठा कर सकते हैं। 700 टू 800 ml यूरिन ये इकट्ठा कर सकते हैं, एक ब्लैडर की कंप्लीट कैपेसिटी होती है। सेवन ये हाफ पर जो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता था, वो अब नहीं होगा। ब्लैडर जो है ना, उसमें फिलिंग होती रहेगी यूरिन की, और प्रेशर के कारण जब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यूरिनरी ब्लैडर का, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन यूरिनरी ब्लैडर का नहीं होगा यहाँ पर, स्ट्रेस रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो। लेकिन यदि स्ट्रेस रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो यूरिनेशन नहीं होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन कंडीशंस में यहाँ पर जब बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तो हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण यहाँ जो स्पिंक्चर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंक्चर, वो प्रेशर के कारण खुल जाएंगे और यूरिनेशन हो जाएगा। तो यूरिनेशन कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा जैसा कि नॉर्मली होता है, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होगा इन कंडीशन में। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूंगा। एमसीक्यूज तो आप करते रहते हो, लेकिन जहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और जहां पर आप गलती कर जाते हो, हमारा मकसद है कि उस जगह आपको अलर्ट रखना कि वहां पर गलतियां ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ मैं नीट एग्जाम तक आपको ब्रीफ करता रहूँगा। यदि आपको पसंद आया हो ये क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा ताकि इसका फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।